नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आवेश की परिभाषा, उसकी इकाई क्या होगी और उसकी विमा क्या होगी, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम आवेश के गुणधर्म कौन कौन से हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम आज का हमारा टॉपिक है आवेश के गुणधर्म। इस वीडियो में हम आवेश के दो गुणधर्म, आवेशों की योज्यता और आवेशों के संरक्षण, इन दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला है आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता से मतलब है यहाँ पर योगफल। तो यहाँ पर आवेशों का योगफल किस तरह से किया जाएगा इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे कि एक निकाय का मतलब सिस्टम होता है जिसका हम अध्ययन कर रहे होते हैं। और जैसा कि यहाँ पर हम लिखेंगे विलगित निकाय, तो विलगित निकाय का मतलब है कि ऐसा सिस्टम या ऐसा निकाय जो कि बाह्य वातावरण से प्रभावित ना हो। तो यहाँ भी हमने जो एक सिस्टम लिया है ये वाला, ये इसी तरह का विलगित निकाय है। इसमें कई सारे आवेश है, जैसे एक ये है Q1, एक ये है Q3, Q4 है, Q2 है और इस तरह से Qn है। तो यदि इन सब आवेशों की बात करें तो इन सभी आवेशों का योगफल क्या होगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि आवेश हमारी क्या थी, एक अदिश राशि थी। तो अदिश राशियों को बीजगणितीय अंकों की तरह जोड़ा जाता है। जैसे हम एक और एक को जोड़ें तो 1 + 1 करेंगे सीधा, 1 और -1 को जोड़ें तो 1 + -1 करेंगे तो 0 आएगा। तो इस तरह से यहाँ भी आवेशों का क्या किया जाता है, बीजगणितीय योग किया जाता है। तो यदि मैं इनका योग करूँ तो Q बराबर क्या लिखेंगे हम, Q1 + Q2 + Q3 + Q4। कितने भी आवेश हो सकते हैं तो उसके लिए हमने Qn लिख दिया। तो यहाँ पे Q बराबर हो जाएगा समेशन QI, I का मान 1 से n तक कहीं से भी जा सकता है। तो इस तरह से आवेशों की योज्यता क्या हो गई कि आवेशों का योगफल यदि किसी विलगित निकाय में, भाई आवेशों की योज्यता से मतलब क्या है, यहाँ पर आवेशों का योगफल, परिभाषा यहाँ से शुरू है। यदि किसी विलगित निकाय में एक से अधिक आवेश उपस्थित हो तो निकाय का कुल आवेश निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। चूँकि मैंने अभी आपसे कहा था कि आवेश क्या है, हमारी एक अदिश राशि है, इसलिए इसका क्या करेंगे, हम बीजगणितीय योग करेंगे। अब बीजगणितीय योग करेंगे तो यहाँ पे हमने इसलिए कहा है ऐसा क्योंकि हमारे आवेश दो तरह के हैं, एक है हमारा धनात्मक आवेश और दूसरा है हमारा ऋणात्मक आवेश। तो चूँकि आवेश दो तरह के हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो इसलिए हम आवेशों को कैसे जोड़ेंगे, आवेशों को हम जोड़ेंगे चिन्ह सहित। आवेशों को हम किस तरह से जोड़ेंगे, चिन्ह सहित जोड़ेंगे। यदि प्लस का है तो प्लस का लिखेंगे और माइनस का है तो माइनस का लिखेंगे। तो इस तरह से ये एक गुणधर्म हो गया आवेशों की योज्यता। मैं वापस बोल रही हूँ कि आवेशों का योगफल करेंगे तो आवेशों का योगफल कैसे किया जाएगा, उनका क्या किया जाएगा, बीजगणितीय योग। यानी कि अगर हम इसको लिखें तो क्या लिखेंगे कि किसी विलगित निकाय में एक से अधिक आवेश उपस्थित हो तो निकाय का कुल आवेश निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्यों किया जाता है बीजगणितीय योग, क्योंकि ये हमारी एक अदिश राशि है। सदिश राशि में सदिश योगफल करते हैं हम, यहाँ पर अदिश राशि है इसलिए बीजगणितीय योग करेंगे। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, देखो आप, एक एग्जाम्पल है, इसमें हमने 5 आवेश लिए हैं। एक ये रहा, इसको मैं Q1 मान लेती हूँ। एक दूसरा आवेश ये रहा, इसको हम क्या मान लेते हैं, Q2। एक आवेश ये रहा -8 कूलाम, इसको मान लेते हैं हम Q3। एक है हमारा ये, इसको मान लेते हैं हम Q4 और एक ये है, इसको मान लेते हैं हम Q5। इस तरह से यहाँ 5 आवेश है। तो कुल आवेश अगर मैं निकालूँ इस निकाय पर तो क्या होगा, सबको ऐड करेंगे। ये Q1, ये Q2, ये Q3 हो गया, ये Q4 और ये Q5, सबको ऐड कर दिया। लेकिन देखो यहाँ पे हमने चिन्ह सहित लिया है। यहाँ पे 3 कूलाम है, 3 कूलाम है, इसके आगे प्लस का साइन है तो यहाँ मैंने प्लस लिया है। यहाँ पे माइनस है 8 कूलाम के आगे तो माइनस लिया है। यहाँ पे भी माइनस है, माइनस लिया है। और यहाँ पे 5 कूलाम के आगे प्लस का साइन है, प्लस लिया है। तो इस तरह से प्लस की राशि एक साथ जोड़ दी, 12 कूलाम हो गया, और माइनस की राशि एक साथ जोड़ दी, 9 कूलाम हो गया। तो कुल आवेश कितना आ गया, Q बराबर प्लस के 3 कूलाम। तो इस तरह से इस निकाय पर जो कुल आवेश है वो कितना आएगा, +3 कूलाम। तो इस तरह से हम किसी भी निकाय पर कुल आवेश के मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पहला गुणधर्म हो गया आवेशों की योज्यता,
क्या करना है आवेशों की योज्यता में? बीजगणितीय योग, आवेशों का बीजगणितीय योग, यही क्या है? आवेशों की योज्यता। तो ये पहला हो गया गुणधर्म। अब चलते हैं हम दूसरे गुणधर्म की ओर। दूसरा गुणधर्म है इसका आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण, तो संरक्षण से मतलब है यहाँ पर कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश है वो क्या रहता है? नियत, यानी कि संरक्षित। तो जैसे कि आपने 11वीं में ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आवेश के संदर्भ में क्या है? ये लाइन तो सही है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आवेश क्या होता है? एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आवेश का रूप तो परिवर्तित होता नहीं है। तो आवेश क्या होगा? यहाँ से एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाएगा। जैसे देखो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला जो हमने भी पहले भी पढ़ा था। ये कांच की छड़ है और ये हमारा एक रेशम का कपड़ा है। तो यहाँ पे जब दोनों को हम आपस में घर्षण कराएंगे, यानी दोनों को आपस में रगड़ेंगे, कांच की छड़ को यदि रेशम के कपड़े के पास लाके दोनों को आपस में रगड़ा जाए तो कांच की छड़ में से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा? रेशम का कपड़ा। तो जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस पर कौन सा आवेश आता है? धनावेश। और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है कि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो उस पर क्या जाएगा? ऋणावेश। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस पर क्या आता है? धनावेश। और जब वस्तु कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस पर क्या आएगा? ऋणावेश। अब यदि हम घर्षण से पहले की बात करें, जब हमने इसको रगड़ा नहीं था तो कांच की छड़ भी क्या थी? उदासीन थी, यानी कांच की छड़ के पास भी कोई आवेश नहीं था और रेशम के कपड़े के पास भी कोई आवेश नहीं था। तो कुल आवेश क्या था? 0। ये घर्षण से पहले की बात है। और यदि घर्षण के बाद देखें तो यहाँ पे देखो कितना आवेश आ गया? +1, और इस पर कितना आ गया? -1। तो टोटल कितना हो गया? 0। तो घर्षण के बाद भी कितना है? टोटल 0 है। इसका मतलब घर्षण से पहले और घर्षण के बाद कुल आवेश कितना है? 0। तो इसका मतलब यहाँ पे आवेश क्या हो गया? संरक्षित हो गया। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, देखो ये वाला ले लेते हैं नाभिकीय अभिक्रियाओं का। नाभिकीय अभिक्रियाओं में क्या होता है? ये एक एग्जाम्पल लिया हमने नाभिकीय अभिक्रियाओं का। एक समीकरण लिखी हमने 92 यूरेनियम, ये यूरेनियम है और ये किस में टूट रहा है? थोरियम और हीलियम के नाभिक में। अब चूंकि नाभिकीय अभिक्रिया है तो यहाँ पर नाभिकीय अभिक्रियाओं में कौन भाग लेता है? केवल नाभिक, यानी कि इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन नहीं होते, केवल क्या होता है? हमारा नाभिक होता है। और नाभिक में क्या होते हैं? केवल प्रोटॉन। तो यहाँ पे यूरेनियम के पास कितने प्रोटॉन होंगे? +92 हमने यहाँ लिखा है। और थोरियम के पास कितने होंगे? केवल 90। और हीलियम के पास कितने? 2। तो यदि हम अभिक्रिया से पहले, जैसे मैं एक लाइन खींच देती हूँ, ये अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद, तो यहाँ पे कुल आवेश कितना हो गया? 92। और यहाँ निकाले तो 90 + 2 कितना आएगा? 92। तो इसमें भी हमारा क्या हो रहा है? आवेश का संरक्षण। इसके अलावा यदि मैं कोई एक और एग्जाम्पल आपको बताऊँ, यदि एक एग्जाम्पल की और हम बात करते हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, तो जैसे NaCl का बनना लेते हैं तो हम क्या करते हैं? Na+, ये किससे अभिक्रिया करता है? Cl- से, और क्या बन जाता है हमारा? NaCl। ठीक है। अब इसमें भी देखो अभिक्रिया से पहले की बात करें तो यहाँ कितना आवेश है? +1। इस पर कितना है? -1। अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल आवेश कितना आएगा? +1 -1 = 0। और यहाँ NaCl क्या है? एक अभिक्रिया के बाद एक क्या बन गया? लवण बन गया है, जिसको आप क्या कहते हो जनरली? नमक। तो ये क्या है? उदासीन है। इस पर भी आवेश कितना है? 0। तो अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद कुल आवेश कितना है? 0। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है? आवेश का संरक्षण। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद कुल आवेश क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। अब देखिए जो हमने इस वाला एग्जाम्पल किया है इसका हमने डिटेल में लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स कर सकते हैं कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण रेशम का कपड़ा क्या हो जाएगा? ऋणावेशित। और
जितनी मात्रा में रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतनी मात्रा में कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी। इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो कांच की छड़ पर क्या आया था, धनावेश। और अगर हम घर्षण से पहले और बाद की बात करें तो घर्षण से पहले ये कांच की छड़ है, ये रेशम का कपड़ा है, दोनों पे क्या है, कोई भी आवेश नहीं है, तो दोनों का जो टोटल आवेश है वो कितना है, 0। और घर्षण के बाद इस पर क्या आया था, धनावेश, और इस पर क्या आया था, ऋणावेश। तो टोटल कितना हो गया था, ये भी 0। तो इस तरह से अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद जो कुल आवेश है वो हमारा क्या रहता है, नियत रहता है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा है, युग्म विलोपन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का ही प्रतिकरण है हमारा पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें निकलती है। इनकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। तो यहाँ भी कुल आवेश हमारा कितना है, अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया से के बाद 0 ही है। देखो इलेक्ट्रॉन पे कितना है, -1। अब पॉजिट्रॉन पे जाएँ तो +1, तो +1 और -1 मिलके क्या हो गए, 0। और हमारी जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है वो भी क्या होती है, उदासीन। तो इन पे भी कितना आवेश रहेगा, 0। तो अभिक्रिया से पहले भी 0 और अभिक्रिया के बाद भी 0। तो इस तरह से यहाँ भी क्या हो रहा है, आवेश का संरक्षण हो रहा है। तो इस तरह से हम इसका नियम वापस से देख लेते हैं एक बार कि आवेश के इस गुणधर्म के अनुसार क्या हुआ, आवेश को ना तो नष्ट करेंगे हम, ना क्या किया जा सकता है, इसको उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होता है, स्थानांतरित। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात नियत रहता है। इस तरह से हमारे दोनों गुणधर्म हो गए, एक हो गया हमारा आवेशों की योज्यता और एक हो गया हमारा आवेशों का संरक्षण। सिंपल सी बात है, आवेशों की योज्यता में हम क्या करेंगे, आवेशों की योज्यता में हम क्या कर रहे हैं, बीजगणितीय योग, यानी कि जैसे संख्याओं को जोड़ा जाता है वैसे ही हमको जोड़ना है। जैसे +3 और -3 चिन्ह सहित जोड़ोगे 0 आएंगे, और यदि मैं +3 और +3 करूँ तो कितना होता है, 6 होता है। तो ऐसे ही आवेशों की योज्यता में हम क्या करेंगे, बीज की गणितीय योग करेंगे। और जबकि आवेशों के संरक्षण में हम क्या करेंगे, आवेशों के संरक्षण में हम क्या कहेंगे कि किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद आवेश का मान क्या रहेगा, संरक्षित, अर्थात आवेश का मान नियत रहेगा। यानी कि अभिक्रिया से पहले आवेश का जितना मान था उतना ही अभिक्रिया के बाद रहेगा। यानी कि यदि हम ऐसे कहें तो अभिक्रिया से ये मान लो पूर्व का है और ये है बाद का। तो यहाँ पे जितना आवेश है, मान लो यहाँ पे आवेश का मान कितना है, Q बराबर 0, तो बाद में भी कितना आएगा, Q बराबर 0। यदि मान लो यहाँ Q बराबर आपको +2 मिल रहा है तो यहाँ भी आपको Q बराबर क्या मिलेगा, +2। यानी अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद हमारा जो आवेश है वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो और आपको लग रहा है कि भाई यहाँ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इसको वापस समझाने की कोशिश करूँगी। देखने के लिए धन्यवाद।